आप ये स्टोरी SS स्टोरीज चैनल पर सुन रहे हैं। एपिसोड 65 सर्वनाश में अनंत माना। कई लोगों के जीवन में एक ऐसा मोड़ आता है जब वे खुद से पूछते हैं, मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ? मेरे साथ ही ये त्रासदी क्यों हुई? मेरे साथ हमेशा सब कुछ गलत ही क्यों होता है? कुछ लोग दिन में लाखों कमा लेते हैं जबकि मैं मुश्किल से 50 कमा पाता हूँ। मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है? मुझे यकीन नहीं था कि इसका कोई स्पष्ट उत्तर है या नहीं, लेकिन फिर भी मैंने खुद को घूमते हुए षड्भुजाकार प्रिज्म से वही सवाल पूछते हुए पाया। ये जानकर मुझे बहुत बड़ा झटका लगा कि मेरी छोटी सी जिंदगी असल में मेरी कल्पना से कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण है, और फिर यह सवाल मेरे मन में बार बार उठने लगा। मैं क्यों? यह उन सबसे अहम सवालों में से एक था जो मैं जानना चाहता था। और भी कई सवाल थे, जैसे कि अगर चैनल बहुत पहले ही स्थापित हो चुका था, तो सिस्टम को कैसे पता चला कि मैं एक शिकारी के रूप में जागृत होऊंगा? सिस्टम को कैसे यकीन हो सकता था कि मैं सिर्फ एक और इंसान की तरह हताहत नहीं होऊंगा और सब कुछ तबाह नहीं कर दूंगा? ऐसे कई सवाल थे जो मैं पहले पूछना चाहता था, लेकिन सबसे पहला सवाल जो मेरे मुंह से निकला वह था, मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ? इसके बाद सन्नाटा छा गया, केवल कोणीय प्रिज्म के तीव्र घूर्णन की ध्वनि ही सुनाई दे रही थी। तुम्हें अनायास ही चुना गया था। संयोगवश उन अनेक मनुष्यों में से जिन्हें अभी जागृत होना बाकी था, तुम्हें चुन लिया गया। जवाब अप्रत्याशित था, और शायद यह वह बात नहीं थी जो मैं सुनना चाहता था, लेकिन वास्तव में मुझे इससे राहत मिली। मैं कोई चुना हुआ व्यक्ति नहीं था जो महान कार्य करने के लिए पैदा हुआ हो। मुझे बस एक बहुत बड़ा उपहार मिला है। एक ऐसा उपहार जिसका मैं अब से अपनी पूरी क्षमता से उपयोग करूंगा। कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम्हें भी यह नहीं पता था कि मैं जागूंगा या नहीं, या फिर अगर कालकोठरी से कोई भयानक घटना घटित हो जाए और पूरा शहर तबाह हो जाए तो मैं एक और दिन भी जीवित रह पाऊंगा या नहीं? इसकी भी कोई निश्चितता नहीं थी। मैंने उल्लेख किया कि मैंने ये योजना इसलिए बनाई क्योंकि इसने हम सभी के लिए जीवित रहने का उच्चतम प्रतिशत मौका प्रदान किया, लेकिन वह प्रतिशत अभी भी बहुत कम था। मैं केवल अंधेरे में एक शॉट बना सकता था, क्योंकि अगर मैंने ऐसा नहीं किया होता तो हमें भविष्य में पूर्ण विनाश का सामना करना पड़ता। ऐसा कुछ आमतौर पर असंभव है, जिसमें काम करने की लगभग 0% संभावना होती है। ये पूरी तरह से अनोखी स्थिति है। एक विराम था क्योंकि इसने इन शब्दों को जारी रखने से पहले डूबने दिया। जो कुछ बचा है वह यह है कि यह काम करता है, और क्योंकि यह काम करता है, अब हमारे पास हमारे खिलाफ साजिश रचने वाले दुश्मनों के खिलाफ जाने का मौका है। हमारे कार्यों का अगला चरण आपके लिए उस दुनिया की ओर जाना है जिसमें हमारे दुश्मन रहते हैं और वहां की संरचना को बाधित करते हैं। यदि आप उस दुनिया के निवासियों को पूरी तरह से अपने शासन के अधीन रखने में सक्षम हैं, तो यह और भी अधिक अद्भुत संभावनाएं खोलता है जिनकी आप कल्पना करना शुरू नहीं कर सकते। मैंने सुना क्योंकि सिस्टम ने मुझ पर बहुत अधिक जानकारी डंप करना जारी रखा। कई जानवरों में से जो मर गए और उनका सार ग्रह द्वारा अवशोषित कर लिया गया था, उस दुनिया की यादें जो वे आए थे और उनके उद्देश्यों को धीरे धीरे एकत्र किया गया और एक साथ जोड़ा गया। विशेष रूप से रैनकैस जानवर, उनके सार में बहुत अधिक महत्वपूर्ण जानकारी थी। ध्यान रखने वाली पहली बात यह थी कि जानवरों का यह आक्रमण युवा ग्रहों के लिए प्रभुत्व के अपने उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए केवल प्यादों का उपयोग था। ग्रह के पास ऊर्जा के लगभग अनंत भंडार हैं जो वे चाहते थे। जिस तरह देशों ने तेल प्राप्त करने के लिए युद्ध किए, उसी तरह अब बहुत बड़े पैमाने पर ऊर्जा की अनगिनत आपूर्ति के लिए युद्ध छेड़ा जा रहा था। यदि वे अपने लक्ष्यों को प्राप्त करते हैं और दुनिया के निवासियों पर हावी हो जाते हैं, तो वे उन्हें पहले दूसरी दुनिया पर आक्रमण करने के लिए डिस्पोजेबल मोहरे के रूप में उपयोग करने और विशेष कालकोठरी का उपयोग करके ग्रह के सार का खनन करने में सक्षम होंगे। पूरी दुनिया जो उनके लोगों पर हावी थी, केवल ये देख सकती थी कि उनकी दुनिया आने वाले वर्षों के लिए एक खदान में बदल गई थी, क्योंकि यह बाहरी दुनिया से सार को अवशोषित करने और इसके ठीक बाद चोरी होने के माध्यम से साइकिल चलाती थी। इस स्तर पर दुनिया अब नहीं बढ़ी। ऐसी दुनिया के निवासी अधिक शक्ति प्राप्त करने और मजबूत होने का सपना नहीं देख सकते थे। एक उदाहरण जानवरों की दौड़ है जो वर्षों तक अपने सार को जमा करने और बढ़ाने और जटिल कौशल और क्षमताओं को ढालने का तरीका सीखने के साथ मजबूत हो गई। यदि उनकी दुनिया का सार दूसरों द्वारा लिया जाए और अपने स्वयं के उपयोग के लिए शोषण किया जाए, तो उनकी शक्तियां स्थिर हो जाएंगी। यही वह जगह है जहां आप आते हैं। आप एक हथियार हैं और उस पर बहुत शक्तिशाली हैं। यदि आप उनकी दुनिया में उतरते हैं और उसके शासक बन जाते हैं, तो भविष्य की किसी भी सेना को यहां भेजे जाने से रोकने के अलावा हमारे पास अपने उपयोग के लिए पूरी दुनिया पर कब्जा करने का विकल्प होगा। सिस्टम के शब्द हर बार चौंकाने वाले होते थे, लेकिन उनमें मुझे रोमांच भी महसूस होता था।
सबसे पहले हम उन असली दोषियों से बदला लेंगे जिन्होंने हमें इतना दर्द पहुंचाया है, और फिर पूरी तरह से उन प्राणियों की स्मृतियों के संग्रह से पता चलता है कि जिस दुनिया में वे निवास करते हैं, वह पौराणिक पशु जातियों के नियंत्रण में एक विशाल दुनिया है। यह एक समृद्ध दुनिया है जिस पर अचानक आक्रमण हुआ, और अपने निवासियों की अपार शक्ति के बावजूद इसके कुछ हिस्से आक्रमणकारी शत्रुओं के अधीन आ चुके हैं। अब वही प्राणी उस दुनिया में अपना विजय अभियान जारी रखे हुए हैं और उसके अधीन निवासियों को मोहरे के रूप में इस्तेमाल करते हुए छोटी दुनियाओं पर भी आक्रमण कर रहे हैं। मुझे लगातार और अधिक जानकारी मिलती रही। जैसे ही दूसरी दुनिया का जिक्र शुरू हुआ, मैंने तुरंत सब कुछ याद कर लिया। हमारा लक्ष्य एक ही है, उनकी योजनाओं को विफल करना और उस दुनिया को अपने लिए हासिल करना। हम इतने कमजोर नहीं होंगे कि उसके बाद किसी के दबाव में आ जाएं। अगर जरूरत पड़ी तो हम सिर्फ उस दुनिया तक ही सीमित नहीं रहेंगे, बल्कि ब्रह्मांड के दूर दराज के कोनों तक अपना विस्तार करेंगे। पर्याप्त शक्ति होने पर ही हम आत्मविश्वास से भरे हो सकते हैं। आपके नेतृत्व में इस लक्ष्य के सफल होने की अपार संभावना है, क्योंकि आप एक ऐसे व्यक्ति हैं जो उस शक्ति का उपयोग कर सकते हैं जो सामान्यतः ब्रह्मांडीय नियमों द्वारा सीमित होती है। सिस्टम से निकल रहे प्रभावशाली शब्दों को सुनते हुए मुझे ऐसा लगा मानो मुझे अपने जीवन का सबसे बड़ा प्रेरणादायक भाषण मिल रहा हो। आप एक ऐसे व्यक्ति हैं जो पूरे ग्रह के अथाह भंडारों तक पहुंच सकते हैं। जीवन की व्यवस्था स्थापित करने वाला कोई पवित्र तत्व आपकी उंगलियों पर है। आप इसे अनंत कह सकते हैं, आप इसे असीम कह सकते हैं। चाहे आप कितनी भी ऊंचाई पर चढ़ते रहें, आपको अपने जीवनकाल में कभी भी ऊर्जा की कमी महसूस नहीं होगी। जब आप अपनी विजय में सफल हो जाते हैं और जिस प्रलय का आपने सामना किया है उसे अन्य ग्रहों पर भी लाते हैं और उनके शक्ति स्रोतों को भी प्राप्त कर लेते हैं, तो आप निश्चित रूप से कह सकते हैं कि इस प्रलय के युग में आपके पास असीम माना है। एपिसोड 66 प्रशिक्षण। मौन, पूर्ण और पूर्ण मौन। मैं अपने दिल की धड़कन और अपने शरीर के माध्यम से खून को महसूस कर सकता था क्योंकि मैंने सुनना समाप्त किया और कहा, हम कब शुरू करें? एक सींग वाला प्राणी एक अज्ञात स्थान पर एक उग्र अभिव्यक्ति के साथ जटिल डेटा पढ़ रहा था। उसी ग्रह पर कुछ स्पष्टीकृत हुआ था जिसने कुछ समय पहले असामान्यताएं दिखाई थीं। शक्ति का स्तर रखने वाले दयनीय जानवरों पर लगाए गए संकेत लगभग गायब हो गए थे। इसने असफलता का संदेश दिया। वे फिलहाल इस ग्रह पर कोई ऑपरेशन शुरू नहीं कर पाएंगे। इस एक ग्रह में कई टुकड़ों को इतनी बार मोड़ने के कारण उन्हें इसकी ओर प्रतिबंधित कर दिया गया। वे कम से कम कुछ महीनों के लिए अधिक टुकड़े नहीं भेज सकते थे क्योंकि इन प्रतिबंधों में ढील दी गई थी। जैसे ही उस प्राणी ने अपनी सोच बदली, उसका क्रोध तुरंत शांत हो गया। उसकी भूमिका केवल भविष्य में अन्य लोगों पर कब्जा करने की तैयारी में उनसे संपर्क स्थापित करना और नए रास्ते खोलना थी। उसके कई साथियों का ध्यान अभी भी उस प्रमुख लोक पर विजय प्राप्त करने पर केंद्रित था जिसमें वे वर्तमान में मौजूद थे। प्रतिरोध के बचे हुए एकमात्र क्षेत्र वे राज्य थे जहां पौराणिक जीवों के वंशज शासन कर रहे थे, साथ ही साथ बर्फीला साम्राज्य जहां इस ग्रह पर मानव जाति के अंतिम लोग फल फूल रहे थे। सींगों वाले प्राणी के चेहरे पर एक शैतानी मुस्कान आ गई जब उसने उस योगदान के बारे में सोचा जिसके कारण इस दुनिया के सबसे शक्तिशाली राज्य का पतन हुआ और उन्हें पूरी तरह से जड़ जमाने का मौका मिला। बाकी बचे हुए स्थान भी समय आने पर अपने आप ही मिल जाएंगे, चाहे कितना भी समय लगे। वह इसे अपनी आंखों के सामने होते हुए देख सकता था, क्योंकि वह झूठ और बुराई का साक्षात रूप है, अंधकार का राजकुमार। 68वें स्थान पर वह आमतौर पर दानव राजा बेलियल के नाम से जाना जाता था। दुनिया भर के स्थानों में स्थिरता आ रही थी क्योंकि शिकारी अपनी भूमिका निभा रहे थे और जंगली जानवरों के हमले को शांत कर रहे थे। धन्य साम्राज्य के शहर और संयुक्त संघ के विभिन्न देश दुनिया भर में कालकोठरियों के नियमन पर चर्चा कर रहे थे। प्रतिदिन नई जानकारी सामने आ रही थी जिससे ये पता चल रहा था कि कालकोठरियों को पूरी तरह से नष्ट करने के लिए एक दिन में कितनी बार उन्हें साफ करना पड़ता था। रैंक के आधार पर ऐसा करने की संख्या अलग अलग होती थी। निचले स्तर के कालकोठरियों को तब तक कई बार साफ करने की आवश्यकता होती थी जब तक कि उनके मोनोलिथ नष्ट नहीं हो जाते थे। शिकारियों द्वारा निष्कर्ष पूरी तरह से सुनिश्चित नहीं किया जा सका, लेकिन वास्तविक कारण ये था कि निचले स्तर के कालकोठरियों को सक्रिय रखने के लिए कम सार तत्व की आवश्यकता होती थी और इसलिए उन्हें साफ करने पर आसानी से पुनःपूर्ति की जा सकती थी। उच्च स्तर के कालकोठरियों को उनमें मौजूद जीवों के मूल को पुनःपूर्ति करने के लिए काफी अधिक सार तत्व की आवश्यकता होती थी, इसलिए सार तत्व के बहिर्वाह के अंतर्वाह से अधिक होने और कालकोठरी के विनाश का कारण बनने से पहले उन्हें कम बार साफ करने की आवश्यकता होती थी।
चर्चा इस बात पर हो रही थी कि शिकारियों को नियमित रूप से कालकोठरियों को साफ करने और मजबूत होने के लिए कितनी कालकोठरियों को सुरक्षित रूप से छोड़ना चाहिए, जबकि उन क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए जहां कई कालकोठरियां दिखाई देती हैं और कालकोठरी के टूटने से पहले उन्हें नष्ट करना बेहतर होगा। इस विषय पर चर्चा और नियमन जारी था और विभिन्न देश और शहर अपने लिए सर्वोत्तम निर्णय ले रहे थे। मैंने उस खाली कमरे में सिस्टम से बात करने में काफी समय बिताया था और बहुत सी नई चीजें सीखी। मैं फिलहाल पुरस्कार और सम्मान प्राप्त करने के लिए धन्य साम्राज्य के तारा नगर लौट रहा था। बड़ी तस्वीर में मेरे लिए अभी यह उतना महत्वपूर्ण नहीं था क्योंकि मेरा दिमाग खतरनाक जानकारियों से भरा हुआ था और मैं केवल उस विशाल दुनिया के बारे में सोच रहा था जिसमें मैं जल्द ही उतरने वाला था। काजुहिको से कुछ देर बात करने और आगे न रुक पाने के लिए माफी मांगने के बाद मैं किंग्स हार्बर से रवाना हो गया। सिस्टम ने बताया था कि अभी हाल ही में जो हुआ वैसा कोई सामूहिक कालकोठरी हमला जल्द ही नहीं होगा, क्योंकि हाल ही में हुए हमले के बाद ग्रह पर प्राणियों के नीचे उतरने पर कड़ी पाबंदियां लगाई गई थीं। लेकिन हमें ठीक ठीक पता नहीं था कि यह कब तक चलेगा। शायद कुछ महीने या आधा साल या फिर उतना ही समय जितना पहले आक्रमण से लेकर दूसरे आक्रमण तक बीता था। हमें पूरी तरह से यकीन नहीं था। इसलिए मैं सब कुछ समाप्त करने के उद्देश्य से आगे बढ़ रहा था ताकि सिस्टम द्वारा निर्दिष्ट स्थान पर जाकर अपनी अगली यात्रा शुरू कर सकूं। काजुहिको और उस खाली कमरे से सटे छोटे कमरों में मैंने जो दूसरी आकृति देखी उसका रहस्य बहुत विस्फोटक नहीं था। सुनहरी रोशनी से जगमगाती वह दूसरी आकृति संभवतः साम्राज्य का सबसे शक्तिशाली शिकारी स्टील मिखाइल थी। जब वे पहली बार जागे थे तब उन्हें और काजुहिको दोनों को सिस्टम से अधिक ध्यान और शक्ति प्राप्त हुई थी, जिससे उन्हें शक्तिशाली जन्मजात कौशल प्राप्त हुए थे। इन कौशलों की बदौलत वे शिकारियों का नेतृत्व कर सके और सर्वनाश की शुरुआत में कई और लोगों की जान बचा सके। कौशल संयोजन के आगमन के साथ अन्य शिकारियों से उनकी बढ़त और भी बढ़ती जाएगी क्योंकि वे अपने कई कौशलों को मिलाकर उच्च श्रेणी के कौशल विकसित करना शुरू कर देंगे। ये संभावना बहुत दूर नहीं थी कि वे कई रैंक के कौशलों को मिलाकर A+ कौशल प्राप्त कर लें और फिर कुछ हफ्तों में उन कौशलों को आवश्यक दक्षता तक पहुंचाकर रैंक S कौशल प्राप्त कर लें। मुझे यकीन नहीं था कि कई रैंक A+ कौशल रखने वाले शिकारी 1 या 2 रैंक S कौशल रखने वाले शिकारी का पूरी तरह से मुकाबला कर पाएंगे या नहीं, लेकिन समय के साथ ही पता चलेगा। मैंने सिस्टम से इसकी पुष्टि की। 2 जोड़ कौशलों का संयोजन लगभग हमेशा आपको अगले रैंक का एक शक्तिशाली कौशल प्रदान करेगा। ये दोनों शक्तिशाली शिकारी यहां अपनी शक्ति बढ़ाते रहेंगे और भविष्य में होने वाले किसी भी हमले के लिए तैयार रहेंगे। उनकी शक्ति, साथ ही दुनिया भर के कई अनुभवी शिकारियों की शक्ति आने वाले महीनों में निश्चित रूप से S रैंक तक पहुंच जाएगी और उन्हें आने वाली कई चुनौतियों का सामना करने की क्षमता प्रदान करेगी। वे दोनों शक्तियों के लिए सुधारों का नेतृत्व करेंगे ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि भविष्य में सामूहिक कालकोठरी में उतरने जैसी कोई घटना दोबारा होने पर अनावश्यक रूप से जाने न जाए। जहां तक बचे हुए कमरे में सफेद बालों वाली आकृति की बात है, सिस्टम ने बताया कि मैं उससे जल्द ही मिलूंगा। मैंने फ्लाइट का उपयोग करके आकाश में उड़ान भरी और जिन देशों से मैं गुजरा वहां लोगों के कई छोटे छोटे समूहों को इकट्ठा होते देखा। उनमें से किसी को भी इस बात का अंदाजा नहीं था कि आगे क्या बड़ी ताकतें काम कर रही हैं या कुछ महीनों बाद वे कहां होंगे। उन सभी ने उन लोगों के लिए शोक मनाते हुए क्षणिक सुकून का अनुभव किया जिन्होंने अपनी जान शांति और गंवाई थी। कुछ देशों को पार करने और अपने विचारों में खोए रहने के बाद मैंने समन विरुलेंट अबॉमिनेशन मंत्र का प्रयोग किया और उस भयानक जानवर पर सवार हो गया जो मुझसे कहीं अधिक तेज था। साफ आसमान में एक हरी लकीर गुजरी जो दोनों देशों की सीमा को पाकर गई।